स्टेट का ये लास्ट क्लास है। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा पॉइंट है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज देख लिए थे। हम लोग क्या देखेंगे अब? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो पढ़ना है उसको देखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो मटेरियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन जहां मूवमेंट करेगा वहां पे अपने आप क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, मोस्टली आपको सबसे पहला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट नंबर में उसका नाम है डायामैग्नेटिक। क्या पढ़ना है? डायामैग्नेटिक। पूरा नाम क्या होगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिएगा इसमें जो पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है कि इसमें डायमैग्नेटिक में क्या होता है। देखो डायमैग्नेटिक में क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। क्या है यहाँ पे? डायमैग्नेटिक है, मतलब सब मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा बहुत अगर 11 का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल, ये न्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। देखिए लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जिसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत अगर 11th का अगर मैं बात बताऊं तो 11th को क्या करना होगा? आपको याद करना होगा 11th में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है, क्या है? कॉपर है, या फिर Zn2+ है। अब मान लीजिए Zn2+ करते हैं तो मान लीजिए चेक हमें करना है क्या? Zn2+ क्या ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है? तो आपको SPDF आपको लिखवाना सिखाए मैं। तो कैसे जो SPDF लिखते हैं वो देख लीजिए। कैसे लिखेंगे? आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 30 होगा, पर 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 28 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 28 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। और यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 18 सॉरी 18 10 28 हो गया। अब देखिए इसका लास्ट में जो ऑर्बिट है उसको देखिएगा, एक यहाँ पे आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आएंगे। एस में कितना बॉक्स होता है? 1 बॉक्स होता है, 1 ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें कितना ऑर्बिटल होगा? 3 होगा। इसमें कितना होगा? 10 होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 एंड 5। इसमें इलेक्ट्रॉन को पुटिंग करेंगे तो 3s2 में कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। कैसे पुट करना है वो भी आपको सिखाए हुए हैं कि एक एक करके पुट करना है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पेयर्ड में, मतलब क्या है? जोड़ा में है। तो जो जोड़ा में होता है उसको क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? डायामैग्नेटिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कंपाउंड के रूप में अगर देखेंगे तो डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, NaCl, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, क्योंकि सोडियम से भी निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेंजीन, B2O5, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन तो आपको ऑर्गेनिक ही है, ये क्या होगा? बेंजीन B2O5। इसके तरफ इसमें भी अगर चार्ज वेलेनियम है, वेलेनियम में कितना होता है? इसका प्लस देखिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा चार्ज? यहाँ पे चार्ज निकालना पड़ेगा। 2x माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
5, यहाँ पे +5 चार्ज आएगा, तो फिर +5 चार्ज आएगा, तो फिर इसमें देखिएगा 23, तो देखिएगा क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सॉरी ठीक है। अब देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो वो कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में देख लीजिए नेक्स्ट टाइप है क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब म्यू क्या होता है, पॉज करके अपना लिखते रहेगा बोर्ड पर से, पर सुनिए फिर बोर्ड को फिर पॉज कीजिए फिर लिखिए। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू नॉट 0। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 0 लिख रहे थे, पर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पे जैसे कि मोस्टली आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो Zn+2 है, यहाँ पे Zn+ ले लेते हैं, तो यहाँ पे से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, सॉरी 3d10 हो जाएगा। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 यही होगा। तब तो एक कितना, तब तो यहाँ अब कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 और एक 29, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया ऑर्बिट लगाना पड़ेगा 4s1 का। जब 4s1 का जब ऑर्बिट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना है, 2 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, ये क्या है, अनपेयर्ड है। एग्जाम्पल तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे ये क्या है, अनपेयर्ड है। अब ये अनपेयर्ड है, इसलिए क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये दो चीज समझ में आ गया जो कि आप पढ़े हुए थे। अब जो वो चीज पढ़ेंगे जो कि आप नहीं पढ़े हुए हैं, इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। O2 भी हो जाएगा, है ना, CO2+ हो जाएगा। इसका और भी कुछ एग्जांपल बोलिएगा, तो एग्जांपल क्या ले लेंगे, O2 CU2+। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि ये आपको MOT से प्रूव करना पड़ेगा, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कि MOT से कैसे होगा, ठीक है। अब MOT अभी तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर में, तो केमिकल बॉन्डिंग में। अब देखिए काम की बात ये है कि अब देखिएगा क्या होगा कि अब देखिएगा क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे। देखो अब क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो क्या होता है, यहाँ टॉपिक देंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये अलग टाइप है, ठीक है, अलग टॉपिक ही है। इट नेवर लॉसेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये कभी भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करता, ये कभी भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करता है, ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इट्स सो परमानेंट मैग्नेटिज्म, इट्स सो परमानेंट मैग्नेटिज्म। बात समझ में आया। जब मेन बात ये है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, 3 टाइप में डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। पहला वो क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एंटी फेरो मैग्नेटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, फेरी। ये सब नया चीज है, कई बार दोबारा नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिए, फेरी मैग्नेटिक। बात समझ में आया। अब देखिएगा फेरोमैग्नेटिक है और फेरीमैग्नेटिक है, इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि इसमें अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे
तो सारा जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या है कि सारा क्या है, सेम ही डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पैरेलल। क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन डायरेक्शन। क्या होता है, वन डायरेक्शन। अब इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ऐसा पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब देखिए ऐसे लाइन सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। यहाँ पे क्या लिख दिए, पैरेलल। अगर एंटी पैरेललिटी में देखेंगे तो एंटी पैरेललिटी में क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल नंबर ऑफ अनपैरेलल इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल नंबर ऑफ अनपैरेलल होगा। ये हो गया, ये नीचे हो गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर ऐसा सिचुएशन आता है ऊपर फिर नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर फेरीमैग्नेटिज्म में देखेंगे तो फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, अनइक्वल का मतलब ये है कि कुछ यहाँ पे क्या हो गया, दो मान लीजिए पैरेलल हो गया तो एक एंटी पैरेलल हो गया, तो कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब यहाँ पे कोई बराबर नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल का बात किया जाए तो फेरोमैग्नेटिज्म में जो एग्जांपल होगा वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, बुक में तो बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आप लोग नीचे लिखिएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, निकेल, गोलेबेडिनियम। क्या नाम हो जाएगा इसका, गोलेबेडिनियम। इसका नाम सुने होंगे, गैडोलीनियम, बात समझ में आया? अगर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का बात करेंगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में बहुत सारे एग्जांपल है, MnO, MnO2, B2O3, MnO2, B2O3 etc। ठीक है, अगर फेरीमैग्नेटिज्म में बात करेंगे तो फिर फेरीमैग्नेटिज्म का ही बहुत सारे एग्जांपल है। फेरीमैग्नेटिज्म एग्जांपल क्या हो जाएगा, Fe2, Fe3O4, Fe3O4, और भी आपका इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइट, मैग्नाइट। ठीक है, अगर और भी इसका टाइप देखेंगे, ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे, ZnFe2O4। क्या हो जाएगा, ZnFe2O4, ZnFe2O4। बात समझ में आया? जैसे कुछ एग्जांपल लिखवा दिया हूँ और टाइप लिखवा दिया हूँ। ठीक है, एक और पॉइंट जानने वाली बात यह है कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है,
देखिए अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो याद रखिएगा कि जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे लिखेंगे, नोट में डाल के लिखेंगे ऑल अबव, मतलब आप लोग के लिए तो ये बाद में लिखिएगा, तो ऑल अबव सब्सटेंस आर converted into paramagnetic on increasing temperature। मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? इसका पी बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ओके, ओके देखिए अब जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे? डाई इलेक्ट्रिक। क्या पढ़े हैं? डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। देखिएगा इसमें क्या होता है, हमें पता है क्या है, हमें पता है कि जो हमें पता है कि वी नो दैट इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड। क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, पर जब इलेक्ट्रिसिटी का जब इसमें इन्फ्लुएंस कराते हैं, ठीक है, डाइपोल्स आर क्रिएटेड। क्या होता है? डाइपोल क्रिएट हो जाता है। बट इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स आर क्रिएटेड इन क्रिस्टल फॉर्म। तो क्रिस्टल फॉर्म क्यों लिखा है? देखो ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कभी से ऐसा मान लो कि जो सूखी लकड़ी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, पर जो थोड़ा सा सूखा लकड़ी नहीं है, जो थोड़ा सा भींगा लकड़ी है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? हालांकि वो लकड़ी ही है। क्यों करने लगेगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सब फील्ड पहुंचाएंगे तो डाइपोल्स का क्रिएशन हो जाता है। क्या करता है? डाइपोल। फिजिक्स में और भी ज़्यादा इसको रिलेटेड पढ़िएगा तो क्या होगा? डाइपोल का क्रिएट हो जाता है, जो कि क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। तो अब इसमें अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिएगा पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिएगा पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। टॉपिक देंगे पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक दे दीजिए पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जब डाइपोल जो होता है वो अलाइन करेगा, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे हैव नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? जो डाइपोल वहां जो क्रिएट हुआ था, इफ द डाइपोल आर क्रिएटेड इन सच अ वे that they have, उनके पास क्या हो जाए? that they have, ठीक है, इतना लिख लिए। क्या होगा कि if the dipole are created in such a way that they have dipole moment, क्या होगा? net dipole moment।
मतलब कुछ ना कुछ उसके पास अगर डाइपोल मोमेंट आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। देन इट इज नोन एज पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन आता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा, इसमें क्या बोलेंगे कि आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब अच्छा ये अब इसे आखिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, देखो जब प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद में, ठीक है, आयंस जो होता है वो क्या होता है, डिफॉर्म कर जाता है। क्या कर देता है, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर आयंस आर डिफॉर्म। आयंस क्या करेगा, डिफॉर्म कर जाएगा, मतलब क्या होगा, टूट जाएगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। इतना बात आपको जानना है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी में, समझ में आई बात। अगर इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जिरकोनेट। क्या होगा, जिरकोनेट। इसका एग्जांपल का बात किया जाए तो जिरकोनेट एक सब्सटेंस है, ठीक है। इसका पूरा क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbZrO3। क्या हो जाएगा, PbZrO3। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, PbZrO3। और भी बहुत सारा हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, जो क्वार्ट्ज जो एग्जांपल है, क्वार्ट्ज जो हम लोग पढ़े थे शुरुआत में, वो भी क्या होगा, इसी के अंदर आएगा। समझ में आया। अब देखते हैं पाइजो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब क्या देखेंगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखेंगे नेक्स्ट, वो पाइजो इलेक्ट्रिसिटी था, ये क्या है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा पायरो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, ठीक है, अगर वहां पे क्या था कि एक्सटर्नल प्रेशर जब देंगे तो क्या होगा, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम हीट करने के बाद में अगर क्रिस्टल क्या करने लगे, प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिसिटी, इफ पोलर क्रिस्टल produce electricity on heating। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करे ऑन हीटिंग, then it is known as पायरो इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया। पर ये जो भी होता है सब क्या होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। और अगर अब बात कर लेते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात कर लेते हैं, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। देखो फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि यहीं पे हम देखेंगे फेरो इलेक्ट्रिसिटी। फेरो क्या हो गया, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। देखो फेरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वो परमानेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी शो करने लगे, ठीक है, इफ इंसुलेटर डाइपोल्स, आर permanently aligned to produce electricity
देन दिस इज नोन एज, तो अब इसको क्या बोलेंगे, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और जो सब्सटेंस करता है एंड द सब्सटेंस विच डू इज नोन एज फेरो इलेक्ट्रिक। यहाँ पे भी जो सब्सटेंस करता है उसको क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक। बात समझ में आया। एंड द सब्सटेंस नोन एज क्या होगा, फेरो इलेक्ट्रिक। क्या होगा, फेरो इलेक्ट्रिक। क्या होगा, फेरो इलेक्ट्रिक। यहाँ पे क्या होगा, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप लोग लिख लीजिए। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, बेरियम टाइटेनेट। क्या हो जाएगा, बेरियम टाइटेनेट। बेरियम टाइटेनेट इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होता है, एग्जाम्पल बेरियम टाइटेनेट। ठीक है, याद रहेगा। इसका फॉर्मूला बात किया जाए तो BiTiO3। ठीक है, वैसे ये सब ज़्यादा एग्जाम्पल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल याद कीजिएगा फिर भूल ही जाएगा। अगर इसी में आता है क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या आता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखोगे अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या पढ़े हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक में, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या पढ़े हैं कि उसका क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। ओके, ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या होगा, ये लास्ट टॉपिक था फेरोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बना लीजिए। साइड बुक में जो भी क्वेश्चन है, जितने भी कंपटीशन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक इस चैप्टर से, वो सब बना लीजिए। और कोई भी बुक अगर बनाते हैं, एलन का मॉड्यूल वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो फिर बनाइए जो भी इस चैप्टर से पढ़े हैं। ओके, थैंक यू।